Hello students, so today we are going to talk about a very unique technique that is known as DNA fingerprinting. आज के लेक्चर में DNA fingerprinting के बारे में बात करेंगे। तो DNA fingerprinting से पहले अगर मैं बोलूँ fingerprinting या fingerprints, ओके, तो अगर मैं फिंगरप्रिंट्स की बात करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यार फिंगरप्रिंट्स हर एक इंडिविजुअल का यूनिक होता है और इसका इंपॉर्टेंस भी आपको पता है कि काफी सारे लोग जो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं वहां पे दे यूज द फिंगरप्रिंट्स बिकॉज एवरीवन हैज अ यूनिक फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फिंगर का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देयर इज अ स्पेशलाइज्ड पोजीशंस और लोकेशंस ऑन द सरफेस ऑफ द डीएनए व्हिच आर यूनिक टू एन इंडिविजुअल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इज द नेम ऑफ अ टेक्निक जो किसको यूज करता है, स्पेशलाइज्ड लोकेशंस व्हिच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द डीएनए। ठीक है, सो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड लोकेशंस होते हैं ये भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं टू एवरी इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया कि फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो हर एक बंदे का यूनिक होता है, उसी तरीके से डीएनए के ऊपर जो स्पेशलाइज्ड लोकेशंस होते हैं और उस लोकेशंस के ऊपर जो कोडिंग होती है, जो कोडोन्स होते हैं, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दोज यूनिक नाइट्रोजन बेसिस दैट आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए और द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, so what is DNA fingerprinting? So it is a technique of determining nucleotide, ओके, न्यूक्लियोटाइड पता है, नाइट्रोजन बेसिस। ओके, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, of DNA. ठीक है, so DNA fingerprinting is a technique or method of determining nucleotide sequence present on specific area or region of a DNA, and this specific nucleotide sequence is going to be unique for that individual. Okay, nucleotide sequence is unique for every individual. ठीक है, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जहां पे आप क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाओगे विच इज प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन और लोकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, क्यों पता लगाएगी? बिकॉज ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो काफी यूनिक है। ओके, किसके लिए? फॉर एवरी इंडिविजुअल। सो एवरी इंडिविजुअल वुड हैव अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इट्स डीएनए, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सबका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है उस स्पेसिफिक एरिया में क्या होगा, काफी ज्यादा यूनिक होगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ आइडेंटिटी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिटी ऑफ एन पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे फिंगरप्रिंट्स को आप ले सकते हो एज अ यूनिक आइडेंटिटी, उस तरीके से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी कंसिडर कर सकते हो एज एन यूनिक, एज एन आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, क्लियर है? नाउ ईच पर्सन्स डीएनए फिंगरप्रिंट इज यूनिक। ईच पर्सन्स डीएनए fingerprint
is unique. ठीक है, each person's DNA fingerprinting is unique and each person DNA fingerprint is specific. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं यूनिक, या फिर आप बोल सकते हो इट इज स्पेसिफिक. ठीक है, कैन इट बी चेंज्ड? नो. सो द यूनिक फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, ठीक है. सो किसने ये टेक्निक डेवलप करी यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की? सो इट वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज. इट वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज एंड इन इंडिया इट वाज डेवलप्ड बाय टू गाइज, दैट इज कश्यप एंड द लालजी सिंह. ठीक है, कश्यप एंड लालजी सिंह. ठीक है, तो रब दिस कंटेंट, तो आप उनको क्या याद रखना है कि एज एन आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इट कैन बी यूज्ड. ईच पर्सन्स डीएनए फिंगरप्रिंट इज यूनिक, स्पेसिफिक एंड इट कैन नॉट बी चेंज. इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. तो जो टेक्निक था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इट वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज. टेक्निक डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज. ठीक है, इन इंडिया इट वॉज डेवलप्ड बाय, और लेट्स से इट वॉज यूज्ड बाय लालजी सिंह एंड Kashyap. Okay, Lalji Singh and Kashyap are the two people who started using it in India. Lalji Singh and Kashyap, and the person who developed it is known as Alex Jeffreys. ठीक है, एलेक्स जेफरीज ने पहली बार बनाया था, इस टेक्निक को डेवलप किया. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर काफी सिंपल है. अभी मैं बोलूंगा तो काफी सिंपल लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल्स अबाउट इट. एकदम डिटेलिंग की बात नहीं करेंगे. सो प्रोसीजर अगर देखेगा तो पहले तो आपको क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए. क्या चाहिए? डीएनए चाहिए. ठीक है, डीएनए कहां से लेंगे? सो डीएनए आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग इज डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डीएनए को कट करना पड़ेगा. डीएनए को कट करने के लिए कौन सी चीज को यूज किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज किया जाता है. सो डीएनए इज कट विद द हेल्प ऑफ restriction enzyme. With the help of restriction enzyme, restriction endonuclease आपको पता होगा. सो अब क्या होगा? डीएनए कट हो चुका है. पहले आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब डीएनए को आप कट करोगे. अब डीएनए का आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे यूजिंग सीजियम क्लोराइड. ओके, डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड. सेंट्रीफ्यूगेशन of DNA using cesium chloride density gradient method. ठीक है, ये मेथड आप लोग को सबको पता है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड. उसमें आप क्या करते हो? टेस्ट ट्यूब में डीएनए को अलोंग विद सीजियम क्लोराइड यूज करोगे और टेस्ट ट्यूब को क्या करोगे? सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे. सो अपन भी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में ट्यूब बना देता हूं. ये सेंट्रीफ्यूगेशन वाली ट्यूब मैंने बना दी यहाँ पे. ठीक है, अब क्या होगा? सीजियम क्लोराइड होना चाहिए इसके अंदर.
ठीक है। अब जब डीएनए का सेंट्रिफिकेशन करेंगे अपन अलॉन्ग विद सीजियम क्लोराइड, तो क्या होगा, यहाँ पे डीएनए डिपॉजिट होगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेंसिटी, क्योंकि ये टेक्निक किस पे काम करती है, डेंसिटी ग्रेडियंट पे काम करती है। मतलब ऊपर की तरफ डेंसिटी कम है, नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा होगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो जब आप डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करोगे अलॉन्ग विद सीजियम क्लोराइड, और मेथड का नाम क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड, ठीक है, तो क्या होगा, दिस वुड लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स। आपको दो बैंड्स मिलेंगे। अब आपको पता है कि नीचे की तरफ जो बैंड होता है वो काफी ज्यादा हैवी होता है, ओके, हैवियर बैंड जो होगा नीचे की तरफ आएगा, काफी ब्रॉड भी है, और एक और बैंड बनेगा ऊपर की तरफ जो क्या होगा, काफी नैरो होगा। जब डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड यूज किया जाता है फॉर द सेंट्रिफिकेशन ऑफ डीएनए अलोंग विद सीजियम क्लोराइड, तो टू बैंड्स आर ऑब्टेन्ड, वन बैंड इज अ नैरो बैंड, अनदर बैंड इज द ब्रॉड बैंड, ठीक है। अब यहां पे क्या चीजें प्रेजेंट है, तो आई रब दिस डाउन फर्स्ट, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, सो ये जो नैरो ये जो बैंड है और ये जो बैंड है, दिस बैंड इज ब्रॉड बैंड, ठीक है। और बट ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए नीचे की तरफ है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इट हैज हाई डेंसिटी। एंड इसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों है, बिकॉज इट कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ G and C nitrogen bases. It contains a huge amount of G and C nitrogen base. मैं ये नहीं बोलता हूं कि AOT का प्रोपोर्शन कम है, ओके, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे AOT का प्रोपोर्शन कम है, ऐसा नहीं कि AOT एब्सेंट है। तो ये जो ब्रॉड बैंड मिला है अपन को, ओके, दैट इज हैविंग अ हाई डेंसिटी, इसलिए वो नीचे की तरफ बैठा हुआ है, डेंसिटी में काफी ज्यादा है, इसलिए नीचे की तरफ बैठा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज इट हैज अ हायर अमाउंट ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो वन विच इज ऊपर की तरफ, ओके, दैट इज नैरो बैंड। अब नैरो बैंड है, ऊपर की तरफ है, तो बट ऑब्वियसली डेंसिटी क्या है इसकी, काफी कम है, तो आप अपन मेंशन कर देते हैं इट हैज लो डेंसिटी, इट हैज लो डेंसिटी, ठीक है। अब लो डेंसिटी है, अब लो डेंसिटी क्यों है, बिकॉज यहां पे हायर प्रोपोर्शन कौन से नाइट्रोजन बेसिस का है, सो यहां पे हायर प्रोपोर्शन है A and T नाइट्रोजन बेसिस का। किसका, A and T नाइट्रोजन बेसिस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, और G और C नाइट्रोजन बेसिस का प्रोपोर्शन काफी कम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो बैंड ऊपर की तरफ है वो नैरो बैंड कहा जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी काफी कम है, इसलिए वो ऊपर की तरफ है। क्यों कम है, बिकॉज द नाइट्रोजन बेसिस विच आर इन हायर अमाउंट आर A and T, दैट इज एडेनिन एंड थाइमिन। बट अगर मैं ब्रॉड बैंड की बात करता हूं, जो मुझे सेंट्रिफिकेशन टेक्निक में ऑब्टेन्ड हुआ है, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, इसलिए वो नीचे की तरफ बैठा हुआ है। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके पास जो नाइट्रोजन बेसिस अवेलेबल है वो है गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे जो नैरो बैंड है, we would be talking about the narrow band, because narrow band consists of repetitive sequence of DNA. This narrow band consists of repetitive sequence of DNA, ठीक है। It consists of repetitive sequence of DNA, और इस repetitive sequence of DNA को आपको याद रखना है, रिपीटेटिव सीक्वेंस किसका है, AOT का होगा ना, क्योंकि AOT ज्यादा प्रोपोर्शन में है। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, इसको यूज किया जाएगा कौन सी टेक्निक के लिए, सो दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, क्लियर है। सो जो नैरो बैंड है, जिसकी डेंसिटी कम है और जिसके पास हायर अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन है, दैट बैंड इज गोइंग टू बी यूजफुल for the process of DNA fingerprinting. Why? Because it has repetitive sequence of DNA. Okay, it has repetitive sequence of DNA. Of की जगह पे put it as it has repetitive sequence on DNA, not of DNA. ठीक है, simple and easy. Clear? So अभी we would talk about this thing, the repetitive sequence which is present on the
डीएनए, ठीक है। सो नाउ अगर आप इसकी बात करते हैं, I'll rub this down now. Okay, let's say this we are not going to use, this is going to be used, ठीक है। और इसके पास क्या है, काफी सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो कौन से रिपीटेटिव सीक्वेंस अवेलेबल है? तो लेट्स कंसीडर अ क्रोमोसोम या लेट्स कंसीडर अ डीएनए। लेट्स टॉक अबाउट द रिपीटेटिव डीएनए फर्स्ट। कितने टाइप के रिपीटेटिव डीएनए देखने को मिलते हैं? ठीक है। सो रिपीटेटिव डीएनए अपने पास दो तरीके के हैं, दो टाइप के हैं, विच इज टैंडम रिपीट्स एंड इंटरस्पोज रिपीट्स। ठीक है। लेट्स से दिस इज अ क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। और लेट्स से मैं यहां का एक सीक्वेंस देख रहा हूं, यहां का एक सीक्वेंस देख रहा हूं कि इसके पास कौन से नाइट्रोजन बेसेस है। सो लेट्स से दिस इज डीएनए बना रहा हूं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो रहा है, मैं यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। ओके, तो आप समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कौन से हो गए। तो जैसे अपने बात करी थी कि ए और टी का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा होगा यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूं। ए टी ए जी ए टी ए, ठीक है। आई हैव टू मेक इट मोर बिगर। ठीक है। नाउ लुकिंग एट दिस सीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस को आप देखो, सो इट हैज ए टी टी ए जी, ए टी टी ए जी, ए टी टी ए जी। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। यहां पे रिपीट हुआ है, यहां पे रिपीट हुआ है, यहां पे रिपीट हुआ है। ओके, तो ये जो है इंडिविजुअल, अगर आप इस पूरे ग्रुप को देखो, सो दिस इज नोन एज बेसिक रिपीट्स, दिस आर बेसिक रिपीट्स, ठीक है। और ये जो पैटर्न है रिपीट करने का, यहां पे आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एक के बाद रिपीट हो रहा है। सो दैट मेथड और दैट पैटर्न इज नोन एज टैंडेम रिपीट, दैट इज नोन एज टैंडेम रिपीट, ठीक है। समझ में आ गया? कंटिन्यूसली अगर न्यूक्लियोटाइड्स अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं तो आप बोलोगे वो कौन सा पैटर्न हुआ, टैंडम रिपीट्स हुआ। अगर यहां पे मैं बेसिक रिपीट्स में देखूं कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, सो इट हैज 1 2 3 4 5, सो इट हैज 5 बेस पेयर्स आप बोल सकते हो, या 5 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अगर मैं इसके सामने वाला, मैंने सिंगल डीएनए दिखा रखा है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे 5 नाइट्रोजन बेसिस है, 5 न्यूक्लियोटाइड्स है। बट डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो उसके हिसाब से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं 5 नाइट्रोजन बेसिस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 नाइट्रोजन बेस पेयर्स। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 5 बेस पेयर्स। समझ में आ गया? ठीक है। सिंगल है, दिखाया सिंगल है, बट होता क्या है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसलिए मैं अगर लिखता हूं 5 नाइट्रोजन बेसिस, वो भी करेक्ट है, बट डीएनए हमेशा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए मुझे बेस पेयर्स लिखना पड़ेगा। कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, टैंडेम रिपीट्स बोलेंगे। एक दूसरा रिपीटेटिव डीएनए भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे भी मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बताता हूं। ठीक है। नाउ आप जब वाला डीएनए स्ट्रैंड देखते हो तो यहां पे आप ये नोट करोगे कि जो रिपीट्स तो प्रेजेंट है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है, बट रिपीट इसके साथ कंटिन्यूस रिपीटेशन नहीं है, एक के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, बीच में दूसरे कोड्स भी है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स भी यहां पे अवेलेबल है।
तो ये जो है दिस इज अ कंटिन्यूस रिपीट, बट दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस रिपीट। रिपीटेशन हो रहा है बट कंटिन्यूस रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो क्या है, कंटिन्यूस रिपीटेशन। ठीक है, तो इसका नाम है इंटरस्पर्स रिपीट डीएनए कहा जाता है। इट इज टर्म्ड एज इंटरस्पर्स रिपीट। इंटरस्पर्स्ड रिपीट। ठीक है, ठीक है। सो द रिपीट्स आर कंटिन्यूस, अपन बोलेंगे टैंडम रिपीट्स। इफ द रिपीट्स आर नॉट कंटिन्यूअस विल टर्म इट एज इंटरस्पर्स रिपीट। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं क्रोमोसोम के ऊपर या डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूं। ओके, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, डीएनए के सेगमेंट पे ये नाइट्रोजन बेसेस रिपीट हो रहे। तो अगर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं तो विल टर्म इट एज टैंडम रिपीट, और अगर कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहे हैं, बीच बीच में दूसरे कोड्स भी आ रहे हैं, तो विल टर्म इट एज इंटरस्पर्स रिपीट। ठीक है, सो आई विल टॉक अबाउट द टैंडम रिपीट्स। टैंडम रिपीट्स में यहां पे मैंने कितने दिखाया, 5 बेस पेयर्स दिखाए। आगे और देखें, अगर जो बेस पेयर्स है, यहां तो अपन दिखा दे 5 बेस पेयर्स है, बट अगर द बेस पेयर्स आर लेस देन 60 बेस पेयर्स, और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, मोर देन 60 बेस पेयर्स। क्योंकि लेस देन 60 बेस पेयर्स एंड मोर देन 60 बेस पेयर्स, तो उस केस में अगर लेस देन 60 है तो विल टर्म इट एज द शॉर्ट डीएनए सेगमेंट, और अगर मोर देन 60 है तो विल टर्म इट एज द लॉन्ग सेगमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट बेस पेयर वाला जो है दैट इज टर्म्ड एज अ सैटेलाइट डीएनए। It is termed as satellite DNA which has less than 60 base pairs। और अपन सैटेलाइट डीएनए के बारे में ही देखते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए को भी मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर सकता हूं, एंड आई कैन पुट इट एज if the number of base pairs is between 11 to 60 base pairs, or if the amount of base pairs is 1 to 6 base pairs। ठीक है, लेस देन 60 में भी अगर 11 to 60 है या फिर 1 to 6 base pairs है तो भी we have a specific name for it। तो we term it as mini satellite DNA। mini satellite DNA and micro satellite DNA। ठीक है, 1 to 6 बेस पेयर्स अगर प्रेजेंट है तो विल टर्म इट एज द माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, और अगर 11 to 60 बेस पेयर्स प्रेजेंट है तो विल टर्म इट एज मिनी सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, मिनी सैटेलाइट डीएनए का दूसरा नाम क्या है, तो दे आर ऑल्सो नोन एज VNTRs। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज VNTRs, दैट इज variable number tandem repeats। ठीक है, मिनी सैटेलाइट डीएनए जिसके पास 11 से लेके 60 बेस पेयर्स होते हैं, उनका दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, VNTR। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज VNTR। तो फिर यार माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को क्या कहा जाएगा, तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए आर टर्म्ड एज STR। दे आर टर्म्ड एज STR, दैट इज सिंपल टैंडम रिपीट, सिंगल टैंडम रिपीट, दैट टर्म्ड एज STR। ठीक है, सो नाउ यू हैव आइडिया what is STR, what is VNTR। so VNTR वो डीएनए सीक्वेंस है जिसके पास 11 से लेके 60 बेस पेयर्स अवेलेबल है, जिसको आप मिनी सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। और अगर डीएनए जो अवेलेबल है वो लेस देन 1 to 6 के बीच के बेस पेयरिंग है अगर उसके पास,
तो उसका नाम है माइक्रोसैटेलाइट डीएनए या फिर सिंपल टैंडम रिपीट या फिर STR। ठीक है ना, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो या डिफरेंशिएट करना हो तो कौन से बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाएगा माइक्रोसैटेलाइट डीएनए को और मिनी सैटेलाइट डीएनए को? तो वन इज ऑन द लेंथ, बट ऑब्वियसली लेंथ के बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ GC कंटेंट, गुआनिन एंड साइटोसिन के कंटेंट के ऊपर आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और तीसरा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिपीट्स, कितने रिपीट्स प्रेजेंट है उसके ऊपर, कितने रिपीट्स प्रेजेंट है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मिनी सैटेलाइट, or let's put it as VNTR and STR can be separated, or sorry, can be distinguished. VNTR and STR can be distinguished on the basis of first, that is length of DNA. Second, cytosine and guanine content. Okay, and third जो है that is on the basis of नंबर ऑफ रिपीट्स, कितने रिपीट्स उस डीएनए के ऊपर देखने को मिलेंगे, उसके बेस पे भी आप VNTR और STR को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द VNTR अगेन। Let's say we have a DNA sequence. काफी बड़ा सीक्वेंस मुझे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, I'm repeating it because I'm talking about the repetitive sequence. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ATT, AG, C, AT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, ठीक है ना? सो ये मैंने एक सीक्वेंस दे रखा है। ओके, इस सीक्वेंस को अगर आप देखो तो काफी बड़ा सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है। ये एक रिपीट हुआ, ये दूसरा रिपीट है, ये तीसरा रिपीट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जो बेसिक रिपीट है, बेसिक रिपीट के पास कितने बेस पेयर्स है? दिस आर टर्म्ड एज बेस रिपीट्स। तो जो बेस रिपीट है उसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, कितने बेस पेयर्स है? तो यहां पे मैं बेस पेयर्स लिखूंगा तो 11 बेस पेयर्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So it consists of 11 base pairs. ठीक है, कंटिन्यूसली सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो कौन सा रिपीट हो गया? इट इज अ टैंडम रिपीट हो गया।
क्योंकि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, और 11 बेस पेयर्स उसके पास अवेलेबल है, तो 11 बेस पेयर अवेलेबल है मतलब कौन सा डीएनए हुआ, सो दिस इज वीएनटीआर हो गया। सो दिस इज बिकॉज वीएनटीआर में क्या होता है 11 से लेके 60 के बीच के बेस पेयर्स होते हैं, सो दिस बिकम्स वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, दिस इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। ठीक है, यहां पे दूसरा नाम क्या था, इट इज टर्म्ड एज मिनी सैटेलाइट, इट इज टर्म्ड एज मिनी सैटेलाइट। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस होता है यहां पे तो मैंने काफी कम में दिखा रखा है, तो ये जो सीक्वेंस होता है इट इज रिपीटेड 2 to 200 टाइम्स। ओके, द सीक्वेंस इज रिपीटेड फॉर 2 to 200 टाइम्स ये सीक्वेंस रिपीट होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिपीट्स आर वेरिएबल। अभी जो रिपीट्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स आर वेरिएबल फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। 2 to 20 टाइम्स रिपीट होगा। मेरे केस में मेरा जो डीएनए है उसके ऊपर अगर मैं वीएनटीआर की बात करता हूं, मिनी सैटेलाइट्स की बात करता हूं, तो वो लेट्स से वो 10 बार रिपीट हो रहा है, वो सीक्वेंस 10 बार रिपीट हो रहा है। आपके केस में 50 बार हो रहा है, ओके, किसी और के केस में 60 बार रिपीट हो रहा है। ओके, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स अवेलेबल है उन सब के केस में ये जो रिपीट होगा, लेट्स से सेम नाइट्रोजन बेसिस हो गया, बट रिपीट का नंबर क्या होगा, रिपीट का नंबर हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होगा, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। सो नंबर ऑफ रिपीट्स आर वेरिएबल फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल, ये आपको दिमाग में बात घुसानी है। ठीक है, ये पूरा 11 बेस पेयर्स है, तो 11 के 11 बेस पेयर्स आपके पास भी है, मेरे पास भी, बट उनका रिपीटेशन क्या होगा, मेरे केस में वो 10 बार रिपीटेड है, आपके केस में 50 टाइम्स रिपीटेड है। समझ में आ गया? तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अस डिफरेंट। In my case, it is repeated 10 times. In your case, it is repeated 50 times. ठीक है? चले आगे. So now number of repeats are variable for different individuals. Okay, now let's say जो एक पूरा पोजीशन आप देख रहे हो, पोजीशन के लिए जो टर्म यूज किया जाता है that is loci. ओके, तो यहां पे आप जो पोजीशन देख रहे हो दिस इज नोन एज दी 1 VNTR locus. 1 VNTR locus मतलब ये एक वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये दूसरा पोजीशन है, तीसरा पोजीशन है। तो उस तरीके से देयर आर 16 पोजीशंस ऑन द ह्यूमन जीनोम जहां पे ये क्या होगी, अपने आप को रिपीट करेंगे। यहां पे मैंने 3 पोजीशंस पर रिपीटेशन दिखा रखी है। वैसे ह्यूमन जीनोम में, ह्यूमन डीएनए के पास 60 ऐसी पोजीशंस है जहां पे ये अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं 60 VNTR लोसाई, VNTR loci are found in human genome. ठीक है, 60 ऐसी पोजीशंस देखने को मिलेगी लोसाई इस पोजीशन डीएनए के ऊपर जहां पे आपको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स होते हुए दिखेंगे। ठीक है, और आपको एक और बात जो याद रखनी है, जो VNTR होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सोमैटिक क्रोमोसोम्स। पता है ना, सोमैटिक क्रोमोसोम जो फिजिकल कैरेक्टर्स देने का काम करते हैं। सो दे आर लोकेटेड ऑन VNTR are located on somatic chromosome. जो सोमैटिक क्रोमोसोम होता है उनके पास ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो याद रखनी है आपको दैट इज कि they do not code for any proteins. They do not code, they are not useful for making proteins. तो मैं लिख देता हूं VNTRs do not code
ये प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते, ठीक है। अब प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते तो इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो कि प्रोटीन के लिए तो कोड करते नहीं, बट ये इजिली कट भी हो जाते हैं, दे कैन बी इजिली कट डाउन। तो अगर ये इजिली कट हो सकते हैं तो प्लस पॉइंट क्या हो सकता है कि इट कैन बी यूज फॉर जेनेटिक एनालिसिस। द डीएनए कैन बी इजिली कट, तो आप इनको यूज कर सकते हो फॉर जेनेटिक एनालिसिस, क्योंकि प्रोटीन तो बनाने के काम में आ नहीं रहे, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स देख लेते एक बार, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं कि दिस इज अ बेसिक रिपीट। कितना है इसके अंदर? 11 बेस पेयर्स हैं। तो 11 बेस पेयर्स है तो आप क्या बोलोगे उसको? VNTR बोलोगे या फिर मिनी सैटेलाइट बोलोगे। कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है इसलिए विल टर्म इट एज द टेंडम रिपीट। कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है इसलिए विल टर्म इट एज द टेंडम रिपीट, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है दैट इज रिपीटेड फॉर 2 to 200 टाइम्स। आप मेरे केस में 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपके केस में मे बी 50 टाइम्स रिपीट हो रहा हूं। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द डीएनए डिफरेंट, ठीक है। नंबर ऑफ रिपीट्स आर वेरिएबल फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जो मैंने बताया, ठीक है। नाउ इस तरीके जो पोजीशंस है जहां पे आपको VNTR देखने को मिल सकते हैं, तो ह्यूमन क्रोमोसोम पे या फिर एक इंडिविजुअल जीनोम है ह्यूमन का, तो उसमें 60 VNTR पोजीशंस लोसाई आर फाउंड इन ह्यूमन जीनोम, ओके। या फिर आई पुट इट एज दी ह्यूमन क्रोमोसोम लिख देता हूं, ठीक है। नाउ VNTRs आर लोकेटेड ऑन सोमैटिक क्रोमोसोम्स, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, आर लोकेटेड ऑन सोमैटिक क्रोमोसोम। और लास्ट बात दैट VNTRs डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखना है बट आई हैव टू रब इट डाउन, तो मैं पहले रब कर देता हूं। कौन सा पॉइंट लिखेंगे? दे कैन बी इजिली कट डाउन एंड सेपरेटेड। VNTRs कैन बी इजिली कट and separated. VNTR can be easily cut down and separated, ठीक है। तो इसकी वजह से VNTRs are widely used for genetic analysis, ठीक है। VNTRs can be easily cut down, आराम से आप उन्हें कट कर सकते हो with the help of restriction enzyme, और आराम से सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए they are widely used for the purpose of genetic analysis, ठीक है। Now let's take two different organisms को कंसिडर करते हैं, और दोनों ऑर्गेनिज्म की जो 60 लोकाई होगी उनके ऊपर क्या हो गया? VNTRs हो गए, A and B, ठीक है। मतलब दोनों के पास VNTR की लोकेशंस कितनी होगी? 60 होगी, 60 लोकाई होगी। बट इन 60 लोकाई में पोजीशंस में रिपीटेशंस कितने हो रहे? तो लेट्स से अगर A वाला है तो A के केस में देयर आर 60 रिपीट्स, बेसिक रिपीट्स, और इसके केस में लेट्स से देयर आर 20 बेसिक रिपीट्स, ठीक है। सो यहां पे पता चल जाता है कि यार एक के पास 60 रिपीट्स है, 60 VNTRs है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स है, दूसरे के पास सिर्फ 20 VNTRs है। मतलब क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यार 60 लोसाई अगर अपन कंपेयर करते हैं तो कहीं कहीं पे मैचिंग होगा, ओके, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू मैच, ठीक है। सम ऑफ द पोजीशंस ऑफ द VNTRs is going to, or some of the repeats are going to match. On some position
on some position repeats may match, but maximum matching is not obtained. ऑन सम पोजीशन, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 60 रिपीट्स उसके पास, 60 पोजीशंस तो उनके पास भी है, बट कोई कोई रिपीट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, दूसरे रिपीट्स मैच नहीं होंगे. ओके, क्लियर है. 20 रिपीट्स एंड 60 रिपीट्स है. ठीक है. सो इस तरीके से ह्यूमंस आर डिफरेंट विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ रिपीट्स आप बोल सकते हो. सो ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस आर डिफरेंट, all humans are different with respect to number of repeats. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इतना याद रखो कि जितने भी ह्यूमंस है इन सबके पास वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स तो है, बट उनका वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स क्या होगा, डिफरेंट होगा. मेरा 10 है तो आपका 50 हो सकता है. रिपीटेशंस जो है, रिपीटेशंस क्या हो गया, अगर मेरे 10 रिपीटेशंस है, मेरे डीएनए के ऊपर अगर 10 रिपीटेशंस है इस नाइट्रोजन बेसिस के, तो आपके डीएनए के ऊपर लेट्स से देयर आर 50 रिपीटेशंस. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द डीएनए डिफरेंट. ठीक है. सो ऑल ह्यूमंस आर डिफरेंट विथ रेफरेंस टू द नंबर ऑफ रिपीट्स. ठीक है. और ये जो पैटर्न है रिपीट्स का, वो क्या है, हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक होगा. द पैटर्न ऑफ रिपीट, मैं रब कर देता हूं इस चीज को. द पैटर्न ऑफ रिपीट फॉर ईच इंडिविजुअल इज यूनिक. द पैटर्न ऑफ repeat for each individual is unique. ठीक है. हर एक बंदे का जो रिपीटेशन है वो क्या होगा, यूनिक होगा. आपके रिपीटेशन मेरे रिपीटेशन से मैच नहीं करेंगे. ठीक है. आपकी जो फैमिली मेंबर्स है जो आपके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, उनके साथ आपके रिपीट्स मैच हो सकते हैं, पर मेरे साथ मैच नहीं होगा. क्लियर है. सो आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है व्हाट्सएप करके मुझे, कि इज देयर अ चांस दैट टू ह्यूमंस, इज देयर अ चांस दैट टू इंडिविजुअल्स would have same number of tandem repeats. ऐसा कोई चांस है कि दो इंडिविजुअल्स या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स का टेंडम रिपीट या बेसिक रिपीट सेम हो सकता है? अगर चांस है तो आप मुझे बताओ किस तरीके से, ड्रॉप योर मैसेज. ओके. अगर चांस नहीं है तो भी मुझे मैसेज करके बताओ कि चांस नहीं है और आपका रीजन क्यों आप ऐसा बोल रहे हो. व्हाई आर यू सेइंग यस देयर इज अ चांस एंड व्हाई आर यू सेइंग यस देयर इज नो चांस. ठीक है. सो लेट मी नो, ड्रॉप मी अ मैसेज. ठीक है. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधा पोर्शन अपन ने खत्म किया है. जो मेन टेक्निक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ पे मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन बताई आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, कि जो पूरी टेक्निक है कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है. तो पूरी टेक्निक काम करती है कौन से प्रिंसिपल पे, रिपीटेशन के प्रिंसिपल पे काम करती है, कि यार कितना नाइट्रोजन बेसिस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट होता जा रहा है. ठीक है. अगर कंटिन्यूस रिपीटेशन है तो विल टर्म इट एज टेंडम रिपीट, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो विल टर्म इट एज इंटरस्पर्स रिपीट. ठीक है. सो द होमवर्क क्या है आपका, is there a chance that two individuals would have the same number of tandem repeats? जो भी आपका आंसर हो, आपको आंसर रीजन के साथ मुझे व्हाट्सएप करना है. ठीक है. सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है. चलो बाय बाय.